नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणवीर है और मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूं, जिस घटना के बारे में सुनने के बाद आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या आज के जमाने में भी ऐसा होता है। क्या आज के जमाने में भी ये सब चीजें कुछ लोगों के जहन में अपना अस्तित्व रखती हैं। दरअसल बात यह है कि मैं शुरू से ही शहर में पला बड़ा था। देखने में भी काफी अच्छा खासा था और पढ़ाई लिखाई में भी तेज था। ऐसे में मेरी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी लग गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे पापा जो गांव से बिलोंग करते थे, उन्होंने मेरा रिश्ता गांव की रहने वाली एक लड़की नैना से कर दिया। नैना के पापा और मेरे पापा बचपन के दोस्त थे और उन्होंने बचपन में ही मेरा रिश्ता तय कर दिया था। जब मैंने इस रिश्ते के बारे में सुना तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं शुरू से शहर में पला बड़ा था, तो मेरी सोच भी इसी तरह की थी। मुझे मॉडर्न ख्यालों की लड़की चाहिए थी। वैसे पहले मेरी काफी गर्लफ्रेंड रही थी, लेकिन मेरे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ थे, तो ऐसे में किसी के साथ भी बात नहीं बनी। मैं घर वालों की पसंद से शादी नहीं करना चाहता था और हमेशा यही सोचता था कि गांव की लड़की साड़ी में लिपटी हुई, बालों का जूड़ा बनाए हुए कितनी बदसूरत सी लगती होगी। लेकिन जब घर वालों ने साफ कह दिया कि मेरी शादी सिर्फ नैना से होगी, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ऐसे में कुछ दिन की छुट्टी लेकर मैं इन सब से छुटकारा पाने के लिए तमिलनाडु के शहर नीलगिरी में घूमने के लिए चला गया। नीलगिरी एक पर्यटक स्थल है जो नीलगिरी पहाड़ियों के लिए फेमस है। मैं इन सब से कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहता था। बिना किसी दोस्त के लिए मैं अकेले ही वहां पर चला गया था। वहां जाकर मुझे एक सुकून सा मिला था, वरना घर में तो हर किसी की सुबह शाम बस यही बातें थी कि मैं कब शादी कर रहा हूं। मैंने नीलगिरी पहुंचकर एक होटल रूम बुक किया और कुछ दिन वहां पर रहने का प्लान बनाया। अगले दिन ही जब मैं वहां घूमने के लिए निकला तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग थे और काफी सुंदर जगह थी। तभी मेरी नजर सामने जाकर ठहर गई, जहां एक तरफ एक लड़की बैठी हुई थी जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सच बताऊं तो वो लड़की कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा दिखाई दे रही थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत में उसे बनाया है। अब सुंदर लड़की से मैं बात ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। मैं उसके पास गया और उससे बातें करने की कोशिश की। पहले तो मैंने समझा कि शायद ये मेरी भाषा ना समझेगी। अगर यही कही कि रहने वाली होगी तो भाषा समझने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेरे लिए खुशी की और हैरानी दोनों की बात थी कि उस लड़की को तमिल के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी अच्छे से आती थी। उसने अपना नाम ऐश्वर्या बताया और बताया कि वो कांचीपुरम की रहने वाली हैं और यहाँ पर अपनी कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई हैं। ये सुनकर अब मैं भी उससे बातें करने लगा। वो मेरी तरफ देखकर बोली, अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना। जितनी ज्यादा वो खूबसूरत थी उतनी ही प्यारी उसकी आवाज भी थी। अब हम दोनों बातें करने लगे और कुछ ही देर में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि कोई कह भी नहीं सकता था कि आज हम पहली बार मिले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से ही एक दूसरे को जानते हैं। तभी ऐश्वर्या ने मुझे बताया कि वो कुछ दिन यहाँ रहने वाली है और घर जाने का उसका मन नहीं है। ये कहते हुए वो उदास हो गई। अब वैसे मैं उसे अपने बारे में बता चुका था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और कैसे शादी से बचना चाहता हूँ। ऐसी सारी बातें मैंने उसे बता दी थी। तो उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या घर में? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपकी ही तरह प्रॉब्लम है।
मेरे घर वाले भी ऐसे ही किसी सड़क छाप लड़के से मेरा रिश्ता तय करने के बारे में बोल रहे हैं, और मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मैं तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूँ, जिसके साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकूं। यह सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन किया एक बार पूछूं, तो मैंने पूछा, तो आपको किस तरह का लड़का चाहिए? यह सुनकर वो एकटक मेरी तरफ देखने लगी और फिर बोली, आपके जैसा। अब यह सुनकर थोड़ा मैं हड़बड़ा तो गया था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे एक खुशी सी हुई थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, आपको मेरे अंदर क्या दिखाई दिया? तो वो बोली, आप देखने में काफी स्मार्ट हो, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह, इतने ज्यादा समझदार और सुलझे हुए इंसान हो। मुझे तो आपके जैसा ही लड़का चाहिए। लेकिन उसके घर वाले जबरदस्ती किसी चंपू के साथ उसका रिश्ता तय करना चाहते थे, जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, मन तो करता है कि यहां से वापस लौट कर ही ना जाऊं, यही सुसाइड कर लूं। यह सुनकर मैं बोला, अरे नहीं, वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिना सोचे समझे मैंने यह सवाल उससे कर दिया। मेरी बातें सुनकर वो एकटक मेरी तरफ देखने लगी। अब मुझे लगा कि शायद मेरी बात का उसे बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं बोला, सॉरी। तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें मैं सच में पसंद हूं? तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और इतनी अच्छी बातें करती हो, दुनिया का कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो तुमसे शादी ना करना चाहेगा। अब यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वो बोली, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूं। एक दिन में जरा सी मुलाकात में उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, बिना ये जाने कि मैं कितना सच बोल रहा हूं और कितना झूठ बोल रहा हूं। और मुझे तो उस वक्त उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम दोनों ने सोच लिया कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। 3-4 दिन तक हम वहां पर रुके और इन 3-4 दिनों में हम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा रहे। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूमना, एक दूसरे से बातें करना। अब तो हमें ऐसा लगने लगा था कि हम एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाएंगे। ऐश्वर्या ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ उनके घर पर चलूं। अगर उसके घर वाले मुझसे मिलेंगे तो हो सकता है शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर घर वालों ने इनकार कर दिया तो? वो बोली, फिर चाहे किसी भी कीमत पर हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बस घर वालों की मर्जी मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे घर में कोई मुझे इतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे बड़े भाई मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे लगता है कि आपसे मिलकर घर वाले भी मान जाएंगे। अब मैं भी उसकी बातों में आ गया। मुझे उसकी बातें ठीक लगने लगी। मैंने सोचा कि एक बार ऐश्वर्या से शादी हो जाए और जब मैं ऐश्वर्या को लेकर अपने घर पर जाऊंगा तो पहली नजर में ही वो देखते ही मेरे घर वालों को पसंद आ जाएगी। हो सकता है पापा कुछ वक्त के लिए नाराज रहें, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। इसीलिए अब मुझे ऐश्वर्या से शादी करने से कोई ऐतराज नहीं था। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या ऐश्वर्या से इस तरह शादी करना मेरे लिए ठीक होगा। क्या इस तरह कुछ दिन की मुलाकातों में जल्दीबाजी में यह फैसला लेना मेरे लिए ठीक है? मैं तो बस ऐश्वर्या के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया था। अब कुछ दिन नीलगिरी में रुककर मैं ऐश्वर्या के साथ कांचीपुरम चला गया। वैसे ऐश्वर्या ने बताया कि उनके जो पूर्वज थे, उनके इलाके के पुराने जमाने में राजा महाराजा थे और आज भी उनके घर परिवार वाले बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी मान मर्यादाओं का पालन करते हैं। इतने मॉडर्न जमाने में भी उनके यहाँ पर वही राजा महाराजाओं जैसी परंपरा निभाई जाती है। फिर जैसे ही हम ऐश्वर्या के घर पर पहुंचे, मैंने देखा कि उसका घर कोई साधारण मकान नहीं था, बल्कि देखने में ही महल जैसा था। इतना आलीशान और बाहर से ही इतना खूबसूरत था कि ऐसा लगे जैसे हम किसी पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के महल में आ गए हों। वैसे ऐश्वर्या ने जो कहा था बिल्कुल सच था। वहां ऐसा ही लग रहा था जैसे हम कोई पुराने जमाने में आ गए हों। जब ऐश्वर्या ने मेरे साथ अपने घर के अंदर कदम रखा तो मैं तो चारों तरफ देखता ही रह गया। बड़ा ही आलीशान और खूबसूरत महल था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने वहां पर कदम रखा तो मुझे एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही इतना बड़ा महल था, लेकिन नौकर चाकर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक औरत को छोड़कर। ऐसे में सोचा कि शायद जरूरत नहीं होगी, जिस वजह से नहीं रखे होंगे, या फिर शाम हो गई है इस वजह से चले गए होंगे। ये सोचकर इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। वही कुछ देर बाद ऐश्वर्या के घर वाले वहां पर आ गए। सभी मुझे अजीब तरीके से घूर घूर कर देखने लगे। ये देखकर पहले तो मुझे अजीब लगा
और फिर मैंने सोचा कि शायद ऐश्वर्या इस तरह मुझे लेकर आई है और मैं उन सब के लिए अनजान हूं। ऐसे में मुझे देख रहे होंगे। तभी ऐश्वर्या मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये मेरा परिवार है। ये कहते हुए अपने परिवार से मुझे मिलवाया। उसके परिवार में एक बूढ़ी दादी थी जो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और अजीब तरीके से मुझे घूर कर देख रही थी। उसके पापा और उसका एक बड़ा भाई था। उन लोगों ने मुझे देखा। फिर ऐश्वर्या ने जाकर अपने बड़े भाई से जाकर मुझे मिलवाया। उस घर में उस वक्त उसके बड़े भाई ने मुझसे बात की। उस वक्त उसके चेहरे पर कुछ अजीब से ही भाव थे। वहां सब घर वालों का इस तरह अजीब सा व्यवहार देखकर मुझे हैरानी हुई। माना कि मैं उनकी बेटी की पसंद था, उनकी पसंद नहीं था, लेकिन वे लोग अपनी बेटी से भी ठीक तरह से बातें नहीं कर रहे थे। तभी ऐश्वर्या मेरी तरफ देखकर बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूं। ये सुनकर मैं उनके साथ जाने लगा तो पीछे से उनकी दादी की एक अजीब सी आवाज आई, रुको। ये सुनकर हम रुक गए। तभी वो ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए बोली, समझा देना इसे कि यहां पर कैसे रहना है, या कोई इसका घर नहीं है, हमारा घर है, हमारे हिसाब से रहना होगा। फिर उन्होंने कई सारे नियम बताए, जैसे कि मैं किस कमरे में रहूंगा, बिना किसी की मर्जी के किसी के भी कमरे में नहीं जाना, नौकरानी से ज्यादा लगाव नहीं रखना, हवेली के पिछले हिस्से में नहीं जाना, रात के 10 बजे हवेली से बाहर नहीं निकलना और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलना, रात के 10 बजे से पहले ही लाइट बंद कर सो जाना और किसी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना। उनकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अब मुझे हैरानी हुई कि ये कोई घर है या फिर कोई हिटलर का जेल खाना, जो इतने सारे नियम मानने होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि क्या बोलना, मुझे तो बस ऐश्वर्या से शादी करनी थी। फिर ऐश्वर्या मुझे लेकर एक कमरे में चली गई और बोली, ये आपका कमरा है। मैंने देखा, बड़ा ही आलीशान और खूबसूरत कमरा था। अब वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, परंतु दादी जी ने जो कहा है वो आपको मानना होगा। अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो ऐश्वर्या बोली, आ जाओ। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत वहां पर खाना लेकर आई। साधारण नैन नक्श की थी, जिसे मैं पहले भी देख चुका था। शायद उस घर की अकेली नौकरानी थी वो मेरी तरफ देखने लगी तो ऐश्वर्या बोली, इसका नाम सुरमा है। सुरमा ताई ये बरसों से यहाँ पर काम करती हैं और हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप कमरे से बाहर मत निकलना। ये कहते हुए मुझे एक बेल दिखाई और बोली, इसे बजा देना, कुछ देर में ही ये आ जाएगी और आप इसे जो भी आपको चाहिए बोल देना। अब ये सुनकर मैं बोला, ठीक है। फिर सुरमा ताई खाने की थाली वहां पर रखकर चली गई। अब ऐश्वर्या बोली, ठीक है, आप आराम कीजिए, वैसे भी रात होने आई है और हम सब घर वालों को 10 बजे से पहले सोने की इजाजत है। 10 बजे के बाद किसी को अपने कमरे से भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और खास करके आप भी अपने कमरे जाएं और हो सके तो 10 बजे से पहले ही सो जाना। वैसे भी 10 बजे बाद कमरे की लाइट भी दादी जी को जलती हुई दिखाई दे गई तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही वो मेरी तरफ देखकर फिर से बोली, और खाना जल्दी से खा लीजिए। ये कहकर वहां से चली गई। मुझे वहां सबका व्यवहार अजीब सा लग रहा था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि कैसे अजीब से लोग हैं और कैसे नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। माना कि पहले के जमाने में राजा महाराजा रहे थे, लेकिन अब कौन सी राजा महाराजा की सत्ता है जो इतने सारे नियम बना रखे हैं। उस वक्त भी राजा महाराजा भी अपने परिवार के लिए या कोई आने वाले मेहमान के लिए इतने नियम नहीं बनाते थे जितने इन लोगों ने बना रखे हैं। वैसे सच में ऐश्वर्या कैसी रहती होगी इन लोगों के साथ, मैं सोचने लगा। ये कहते हुए मैं खाना खाने लगा और कुछ देर में मैंने खाना खा लिया तो सुरमा ताई वापस आई। बिना कुछ बोले ही खाने की थाली लेकर चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी परंतु बोल कुछ नहीं रही थी। ये सब कुछ मुझे पहले तो अजीब लगा, परंतु मैंने भी इन सब पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं ठहरा शहर में रहने वाला। देर रात सोने की मुझे आदत थी तो ऐसे में बेड पर लेटकर मैं अपना मोबाइल देखने लग गया। मेरे घर वालों के काफी कॉल आ चुके थे, व्हाट्सएप मैसेज आए थे, लेकिन फोन साइलेंट पर होने की वजह से न मैं उनसे बात कर पाया था और न किसी मैसेज का जवाब दे पाया था। फिर मैंने उन्हें कॉल किया, अपने घर वालों से बात की, उन्हें बताया कि मैं कुछ दिन बाहर ही रहना चाहता हूँ। मेरे घर वाले बार बार शादी के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने अभी ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं कुछ दिन बाद में वापस लौट आऊंगा।
पापा ने बहुत कहा कि मैं जल्दी से लौट आऊं। मेरा इस तरह ज्यादा बाहर रहना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही कॉल काट दिया और अपने आप से ही बोला, क्या अजीब जबरदस्ती है। मेरे घर वाले जो जबरदस्ती मेरी शादी कहीं दूसरी जगह करवाना चाहते हैं, और ये लोग अजीब से नियम कायदे। पता नहीं मेरी जिंदगी में कैसे कैसे लोगों से मेरा सामना होगा। बस ऐश्वर्या के साथ मेरी शादी हो जाए, फिर चाहे दोनों परिवार ही हमें ना अपनाए। मैं ऐश्वर्या के साथ कहीं अलग लेकर अपनी जिंदगी जी लूंगा। यही सब सोचते हुए मैं बेड पर लेटे हुए मोबाइल देखने लग गया था, और इसी तरह मोबाइल देखते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात के लगभग 12 बज गए। लेकिन अब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में फिर मैं उठकर टॉयलेट में चला गया। उनका तो कमरे से सबसे अटैच टॉयलेट भी इतना बड़ा था जितना तो हमारा शहर में कमरा भी नहीं था। अब मैं मन ही मन में सोचने लगा, वैसे कहना तो पड़ेगा, काफी रईस लोग हैं ये। क्या मेरा रिश्ता स्वीकार करेंगे? ऐश्वर्या के और मेरी शादी के लिए मान जाएंगे? यही सोचते हुए वापस टॉयलेट में से बाहर आया तो तभी मेरी नजर कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ जो गार्डन था वहां पर गई। मैंने देखा कि एक पेड़ के पास एक अजीब सा साया खड़ा हुआ था। पहले तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि वो जो अजीब सा साया खड़ा था उसकी हाइट देखकर मुझे पहले थोड़ा अजीब सा लगा। थोड़ी घबराहट भी होने लगी कि ये भला कौन हो सकता है, क्योंकि उसकी हाइट लगभग 10 फीट के आसपास थी। अंधेरे में उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बनावट देखकर लग रहा था कि वो कोई इंसान है। तभी एक तेज हवा का झोंका कमरे में आया। धीरे धीरे कमरे में ठंडक सी बढ़ने लगी थी और मुझे इतनी ज्यादा सर्दी लगने लगी थी कि जैसे मैं इस वक्त तमिलनाडु में नहीं, जम्मू कश्मीर में हूं, जबकि हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु में सर्दी नहीं पड़ती है। अब ये देखकर मुझे अजीब सा लगा। मैं अपनी बेड पर जाकर सोने के लिए लेट गया तो कुछ ही पलों में जैसे धीरे धीरे सर्दी काफी कम हो गई थी। वहीं फिर मुझे अपने कमरे के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, एक इंसान और जानवरों की मिलीजुली भयानक सी आवाज, जिसे सुनकर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी कि ये क्या हो सकता है। अब इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि खिड़की में से फिर से देख सकूं। ऐसे में अपने बेड पर ही लेटा रहा। फिर कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और अपने आप से बोला, अजीब लोग हैं ये, इनके यहाँ के नियम कायदे अलग हैं। यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। और वो क्या था जो मुझे दिखाई दिया था, लगभग 10 फीट लंबा। फिर मैं अपने आप से बोला, शायद मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा, कोई और चीज होगी। लेकिन इन लोगों को देखकर लगता तो नहीं है कि ये आजकल के लोग हैं। अलग ही दुनिया लगती है यहाँ तो। ये सोचते हुए मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। मैं था मॉडर्न ख्यालों का। भूत प्रेत जैसी बातें मुझे बकवास लगती थीं। मैं ऐसी बातों पर यकीन कहाँ करने वाला था। फिर कुछ ही देर में मैं सो गया। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, आधी रात का वक्त था। अजीब सी बदबू मुझे अपने कमरे में महसूस होने लगी, जैसे पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई हो, जिससे सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल सा हो गया था। मैंने तभी आंखें खोली तो मेरी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर एक पल के लिए मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उस वक्त मेरे कमरे में मेरी आंखों के सामने 10 फुट का साया एक तरफ खड़ा मुझे घूर कर देख रहा था। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। अंधेरे में बस उसकी आंखें चमकते दिखाई दे रही थीं, क्योंकि ऐश्वर्या के घर में लाइट जलाकर सोना अलाउड नहीं था, तो कमरे में अंधेरा था। तभी मैंने घबराते हुए हड़बड़ाते हुए लाइट जलाकर देखा तो अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, परंतु पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी। फिर सोचा कि किसी को पता चलेगा कि मैंने लाइट जलाई है तो फिर वो लोग मुझे नियम कायदे समझा देंगे। इसीलिए मैंने फिर से लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। उसके कदमों की तेज आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। साथ में ही वो जो कोई भी था अजीब सी आवाज निकाल रहा था, जैसे कोई जानवरों की और इंसानों की मिलीजुली आवाज हो, जो मुझे कुछ देर पहले सुनाई दी थी। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मैंने फिर से लाइट जला दी, परंतु मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से लाइट बंद करके सो सकूं, इसलिए ऐसे ही सो गया। अभी मुझे सोए हुए 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आना शुरू हो गई, जिसे सुनकर मैं सोचने लगा, कौन हो सकता है।
जरूर घर में से ही कोई होगा जो मुझे लाइट जलाने पर सुनाने के लिए आया होगा। ये सोचकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि ऐश्वर्या की दादी खड़ी हुई थी। उसे देखकर एक पल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर घूरने लगी और फिर बड़ी ही भयानक आवाज में गुस्से में बोली, मना किया था ना तुझे कि लाइट जलाकर नहीं सोना है और 10 बजे से पहले सो जाना है, फिर तू क्यों जाग रहा है? ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, मैं तो वो गुस्से में बोली, अभी और इसी वक्त लाइट बंद करो। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाया और जल्दी से लाइट बंद कर दी। फिर बेड पर सोने के लिए लेट गया तो वो अजीब तरीके से घूरते हुए बाहर चली गई। मुझे ये सब कुछ काफी अजीब लगा था। फिर मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से बस ये लोग मेरे रिश्ते के लिए मान जाएं। अगर ना माने तो मैं और ऐश्वर्या भागकर कहीं शादी कर लें, लेकिन इन सब से तो छुटकारा मिले। कैसे अजीब से लोग हैं यहाँ पर। एक रात नहीं गुजारी जा रही तो ऐश्वर्या इतने साल इन लोगों के साथ कैसी रही होगी। यही सोचते हुए मैं सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई। सुबह मेरी नींद खुली तो 8 बज चुके थे। रात की बात याद आते ही मैंने उन बातों को ऐसे ही मन का भ्रम होगा ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया। मैं सोचने लगा कि आज तो मुझे काफी कुछ सुनने को मिलेगा। आखिर इतनी देर जो हो गई है। अब उठकर अपने बैग में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में से नहाने धोने के बाद अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आया। देखा कि सब घर वाले वहां पर बैठे हुए अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके चेहरे की मुस्कान तो उनसे नाराज होकर कहीं चली गई है। किसी के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं आती थी, सिर्फ ऐश्वर्या को छोड़कर। तभी ऐश्वर्या मेरे पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग। ये सुनकर मैं बोला, गुड मॉर्निंग। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले आई। उस वक्त भी किसी भी घर वाले ने मुझसे ठीक तरह से बातें नहीं की। अब ऐश्वर्या ने लाकर मुझे नाश्ता दिया और मैं नाश्ता करने लगा। फिर नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। अब यही सोच रहा था कि ऐश्वर्या से बस एक बार बातें हो जाएं। कुछ देर बाद ऐश्वर्या आई तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार ये तुम्हारे घर वाले मुझे कुछ अजीब से लगते हैं। हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं? तो मेरी बातें सुनकर वो बोली, परेशान मत हो, मेरे घर वाले जल्दी ही तुम्हारी बात मान जाएंगे। क्या है ना कि परसों अमावस्या है और उससे पहले घर वाले कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेते और ना शुभ काम की बात करते हैं। इसलिए एक बार अमावस्या चली जाए, उसके बाद हमारे घर वाले इस रिश्ते को मान लेंगे और हमारी शादी भी हो जाएगी। अब मैं परेशान होते हुए बोला, अगर तुम्हारे घर वालों ने यह रिश्ता नहीं माना तो? वो मेरी तरफ देखकर बोली, अगर ऐसी बात उनके दिलों दिमाग में होती तो वो लोग तुम्हें एक पल भी इस घर में रहने नहीं देते। अगर तुम उन्हें पसंद ना होते तो, और वैसे भी मैंने तुमसे बोला ना कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगी, तो परेशान मत हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये कहकर वो बाहर चली गई। अब तो मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी ये दिन भी निकल जाए। तभी मेरे पापा का कॉल आ गया। अब मैं सोचने लगा, अब क्या जवाब दूं। मैंने कॉल उठाया और बहाना बना दिया कि मेरा एक दोस्त भी मुझे मिल गया था। हम लोग यहाँ घूम रहे थे, लेकिन उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसे 2 दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा, उसके बाद ही हम लोग आएंगे। मेरे पापा मुझे समझाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात सुने बिना ही कॉल काट दिया। मुझे नहीं पता था कि अपने घर वालों की बात ना सुनकर, उनकी बातें ना मानकर मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। अब मैं अपने कमरे में ही रहा, क्योंकि मुझे किसी से बोलने की, वहां से निकलने की इजाजत जो नहीं थी। सुरमा ताई फिर से मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी। वो भी मेरी तरफ अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। वैसे मेरे लिए हैरानी की बात यह भी थी कि खाने की थाली भी साधारण नहीं थी, सोने की थी। सोने की थाली में मुझे खाना दिया जा रहा था, जो मेरे लिए काफी हैरानी की बात थी। उस वक्त मैं अपने आप से ही बोला, सच में यार, वैसे तो ये लोग किसी राजा महाराजा से कम नहीं हैं, बस इनके नियम कायदे ही कुछ उल्टे हैं। ये सोचकर मैं खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद अपने मोबाइल को देखते हुए बेड पर लेट गया। आखिर करें भी तो क्या करें? यही सब सोचते हुए मैं अपने मोबाइल को देखने लग गया था। यहां पर आकर तो ऐश्वर्या भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद अपने घर वालों से घबरा रही होगी, और वैसे भी शादी से पहले लड़का लड़की घर वालों के सामने एक दूसरे से बात करें।
चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना हो। घर वालों को ज्यादा पसंद नहीं होता, इसलिए मैं ऐश्वर्या की प्रॉब्लम भी समझ रहा था। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई थी। अपने कमरे में रहते हुए मैं काफी परेशान भी हो गया था। ऐसे में कमरे में से निकलकर उस महल को घूमने लगा। महल की खूबसूरती देखकर मैं तो काफी ज्यादा हैरान था, परंतु उस वक्त मैंने देखा कि पूरे महल में कोई नहीं था। ये देखकर सोचने लगा कि ऐश्वर्या के पापा और भाई तो ऑफिस गए होंगे, ऐश्वर्या और उसकी दादी कमरे में होंगी, और रही बात सुरमा ताई की, तो इतने बड़े महल में कहीं कोई काम कर रही होगी। ऐसे में मैं बस ऐसे ही महल में टहल रहा था कि घूमते घूमते मैं महल के पिछले हिस्से में आ गया था, जहां आने के लिए मुझे मना किया था, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वहां उस आलीशान महल में से एक गली में आ रहा था। वहां आकर देखा एक बड़ा सा कमरा था जो साधारण सा था, पर उसमें अजीब और गरीब सी पेंटिंग भी लगी हुई थी। मैं उनको ही देख रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि दीवार के उस तरफ से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत रो रही हो। किसी की भयानक आवाज सुनकर मैं इधर उधर देखने लगा, परंतु मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उस दीवार के उस पार से रोने की तेज आवाज आने लगी, तो मैंने देखा कि ये आवाज एक बड़ी सी अजीब सी तस्वीर लगी हुई थी, उसके पीछे से आ रही थी। ये देखकर मैं उस तस्वीर को हटाता कि तभी मुझे ऐश्वर्या की आवाज सुनाई पड़ी। यहां क्या कर रहे हो? ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो गुस्से में मेरे पास आकर बोली, यहां क्या कर रहे हो? आपसे दादी ने मना किया था ना कि यहां आना ठीक नहीं है, तो फिर आप यहां क्यों आए हो? ऐश्वर्या को आज पहली बार गुस्से में बातें करते देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा था। मैं बोला, यार मैं तो बस कमरे में ऐसे ही बैठे बैठे परेशान हो गया, तुम भी नहीं आई बात करने तो क्या करता? टहलते हुए यहां आ गया। तो ऐश्वर्या मेरी तरफ देखकर बोली, और दादी जी ने आपसे कहा था ना कि महल के पिछले हिस्से में नहीं जाना है, तो फिर आप यहां क्यों आए हो? अब ये सुनकर मैं कुछ बोल पाता कि तभी ऐश्वर्या फिर से बोली, अरे यार सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूं, लेकिन क्या करूं, दादी जी तुम्हें सुनाएं, इसलिए मुझे ही गुस्सा आ गया कि तुम उनकी बातों को मानते क्यों नहीं हो। यहां क्या काम है, चलो यहां से। तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे पूरा महल आलीशान है, लेकिन यह बड़ा सा हॉल जो कि महल के पिछवाड़े में है, ये तो ऐसा ही है। फोटो भी कुछ अजीब सी हैं। वैसे ये फोटो किसकी है? देखने में तुम्हारे बचपन की फोटो लग रही है, लेकिन तुम दोनों बहन भाई के साथ में ये लड़का कौन है? तो ये देखकर वो हड़बड़ा गई और फिर बोली, ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं। ये कहते हुए रोने लग गई और बोली, अब इस दुनिया में नहीं है, किसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई, और रही बात इस कमरे की, तो यहां पर हम लोग रहते नहीं हैं, इसलिए ये ऐसे ही खाली पड़ा है। अब चलिए यहां से। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली। वही मैं उस फोटो की तरफ देखे जा रहा था और फिर ऐश्वर्या के साथ बाहर आ गया। अब ऐश्वर्या मेरी तरफ देखते हुए बोली, वापस अपने कमरे में चले जाइए और फिर ऐसी गलती मत करना, वरना दादी जी का गुस्सा तुमने अभी देखा नहीं है। ये कहकर वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अब मैं अपने कमरे में तो आ गया, लेकिन जो रोने की आवाज मैंने सुनी थी उसे सुनकर मुझे काफी हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगा, कोई ना कोई बात तो है जो मुझे छुपी हुई है। घर वाले मुझे पीछे की तरफ नहीं जाने देते, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई तो है। वो कौन था? रो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने किसी लड़की को या किसी औरत को कैद करके रखा हो। वैसे भी ऐश्वर्या भी मुझे वहां पर देखकर गुस्सा हो गई थी। जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। यही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो, मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर क्या बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता। किसी की नजर पड़ गई तो बेवजह ही मुझ पर चिल्लाएगा। ये लोग भी कुछ अजीब से हैं। ये सोचकर मैं फिर से अपने मोबाइल को देखने लग गया, लेकिन मोबाइल देखने में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन तो बार बार उस आवाज की तरफ जा रहा था जो बड़ी ही अजीब सी भयानक सी किसी औरत की आवाज थी। जब रात हो गई तो सूरमा ताई मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी। मेरे खाना खाने के बाद सूरमा ताई जब थाली वापस लेने आई तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ताई 1 मिनट रुको। ये सुनकर वो रुक गई। अब मैं उनकी तरफ देखते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, आप बरसों से यहां काम करती हो, ये लोग तो सब तरह की भाषा जानते हैं, तो आप अपने भी शायद हिंदी तो समझती होगी। हिंदी नहीं तो मैं इंग्लिश में बातें कर सकता हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर उसने पहले तो घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर बोली, मुझे हिंदी भी आती है, बताओ क्या बात है। तो मैं बोला, मुझे यहां कुछ अजीब सा लगता है। देखो,
घर वालों से जाकर आप कुछ मत बोलना, वरना पता नहीं वे लोग मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। लेकिन यहां मेरे 2 दिन नहीं निकल रहे। आप इतने बरसों से यहां काम कैसे कर रही हो? यह सुनकर वो घूर कर अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी और मेरी बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चली गई। अब मुझे एक बात की और टेंशन हो गई कि मुझे इस तरह सुरमाताई से कुछ नहीं पूछना चाहिए। अगर इसने जाकर दादी जी को कुछ बता दिया तो वो गुस्सा करेंगी और फिर हो सकता है कि इसका असर मेरे और ऐश्वर्या के रिश्ते पर पड़े। ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। धीरे धीरे रात हो गई थी। आज फिर दादी जी ने 10 बजे से पहले ही सोने के लिए बोल दिया था, तो 10 बजे से पहले ही मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और अपने बेड पर लेट गया। मैं अभी अपने मोबाइल को चला रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरे बिल्कुल पीछे सिरहाने के पास में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी सांस लेने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने मोबाइल की टॉर्च से देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मुझे ध्यान आया कि वो औरत जिसके रोने की आवाज मुझे महल के पिछले हिस्से में जो कमरा था उसमें सुनाई दी थी, वो कौन हो सकती है? इस बारे में तो पता लगाकर ही रहूंगा, लेकिन अभी सब घर वाले सोए नहीं होंगे। ये सोचकर मैं बस सब घर वालों के सोने का इंतजार करने लगा। अब जब बेड पर लेटे हुए मैं परेशान हो गया तो ऐसे ही अंधेरे में खड़े होकर कमरे में टहलने लगा। तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर की तरफ गई। मैंने देखा कि जो गार्डन था वहां पर एक कुआं था। जो जब मैं आया था उस वक्त मैंने देखा था कि वहां एक कुआं था, और आज भी मैं जब महल में देख रहा था तो दूर से मेरी नजर गई थी उस कुएं की तरफ। अब मैंने देखा उस कुएं के चारों तरफ एक साया था जो कि कल दिखाई दिया था, बिल्कुल वैसा ही था। शायद वही था। वो अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर चारों तरफ घूम रहा था। यह सब कुछ मुझे काफी अजीब लगा। अंधेरे में दूर से मुझे यह सब कुछ दिखाई दे रहा था। साफ तरह से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। तभी वो साया मेरी तरफ आने लगा तो पहले तो मुझे घबराहट होने लगी, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि आखिर देखूं तो सही कि यह मामला क्या है। यही सब सोचते हुए मैं वहीं पर खड़ा रहा। वो साया मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी से मेरी तरफ आ रहा था। जैसे ही खिड़की के पास आकर पहुंचा तो मेरी तो चीख गले में ही दबकर रह गई थी, क्योंकि उसके हाथ में जो मोमबत्ती थी उसके उजाले में मैंने उस साए को देखा था। वो बिल्कुल एक हड्डियों का कंकाल जैसा था, जिसने एक काले कलर का कुछ पहन रखा था और हाथ में एक मोमबत्ती थी। उसकी लाल चमकती हुई आंखें और अजीब सा चेहरा देखकर मैं तो थर थर कांपने लग गया था और जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि फिर से उस तरफ देख सकूं। बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो साया मेरी जान ना ले ले, कहीं वो इस कमरे में ना आ जाए। जब काफी देर तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तब जाकर मेरे दिमाग ने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। मैं सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है। वैसे ये कोई इंसान तो है नहीं, कोई शैतान ही है, लेकिन ये भूत प्रेत। उस वक्त मेरे दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। कुछ भी मैं समझ नहीं पा रहा था। कमरे में अब सब कुछ शांत रहा। ऐसे में अब मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भयानक रूप से चिल्लाया हो, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं अपने बेड पर बैठ गया और घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। लेकिन अब ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी, ना कोई दिखाई दे रहा था। अब घबराते हुए मैं अपने आप से बोला, हे भगवान, ये कैसी जगह पर आकर मैं फंस गया। यहां तो कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा है। यही सोचने लगा। उस वक्त मन कर रहा था कि मैं ऐश्वर्या को कॉल करूं, लेकिन वो तो 10 बजे से पहले ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती हैं। ये दादी और इसके अजीब से नियम कायदे। मुझे अब दादी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसे याद करके घबराहट तो होने लगी। लेकिन अभी मैं पूरी तरह ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो ऐसी वैसी कोई शक्ति भी हो सकती है। वैसे हमारे जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। जब तक कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए और कुछ ऐसा दिखाई ना दे जाए जो बड़ा भयानक हो, तब तक ऐसी बातों पर यकीन भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी। अगले दिन जब ऐश्वर्या मुझसे मिलने के लिए आई तो मैंने सोचा एक बार इस बारे में उससे बातें करूं, लेकिन वो फिर मुझ पर गुस्सा करेगी कि मैं रात को 10 बजे से पहले क्यों नहीं सोया। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बस उसकी तरफ देखकर मैं यही बोला, यार अब तो अपने घर वालों से बातें करो हमारे बारे में। तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, बस आज का दिन
आज की रात कल अमावस्या की रात है और परसों मैं इस बारे में अपने घर वालों से बातें करूंगी। तुम परेशान मत हो। ये कहते हुए उसने मुझे भरोसा दिलाया तो मैं भी कुछ ना बोल सका। वहां पर एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे वो दिन भी निकल गया था। उस महल में एक वीरानी सी छाई हुई थी। मेरे दिलो दिमाग में वही जो रोने की आवाज मैंने सुनी थी वही सब कुछ आ रही थी। तो मैंने सोच लिया था कि आज की रात में पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। ऐसे में रात को जब खाना खाने के बाद सब लोग सो गए तो लगभग 11 बजे के आसपास मैं अपने कमरे में से निकला। तभी मैंने देखा कि पूरे महल की लाइट बंद थी। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। अब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे महल में कोई और भी चल रहा है। किसी के चलने की आहट, उसके कदमों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में मैं एक खंबे के पीछे छुपकर देखने लगा कि कौन है, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया कि किसी के चलने की आवाज तो मुझे वहां पर आ रही थी, परंतु दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन यहां आने के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसके बाद मुझे ये तो समझ में आने लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब जब वो कदमों की आवाजें आना बंद हो गई तो मैं धीरे से उस तरफ चला गया जहां वो रोने की आवाजें सुनाई दी थी। अब महल के पिछवाड़े हिस्से में पहुंचकर मैंने जो उस तरफ जाने वाली गली थी धीरे से उसका गेट खोला और अंदर उस कमरे में चला गया। वहां जाकर मुझे एक अजीब सी बदबू आने लगी थी। एक अजीब सी घुटन मुझे महसूस होने लगी थी। ये देखकर सोचा वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर सोचने लगा कि आखिर पता तो लगाकर रहूंगा कि कौन है। तभी फिर से मुझे वहीं रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत भयानक आवाज में रोते जा रही हो। यह सुनकर मैं आगे बढ़ा। कभी सोचता कि इस तरह मेरा देखना ठीक होगा या नहीं, तो कभी सोचता नहीं, मुझे देखना तो चाहिए। और मैंने दीवार पर जो तस्वीर लगी हुई थी न धीरे से उसे हटाई। पीछे की तरफ दीवार ही मुझे नजर आ रही थी, लेकिन रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है, वैसे कहीं कोई आ ना जाए। ये सोचकर भी घबराहट हो रही थी, परंतु ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। ये सोचकर मैंने दीवार पर हाथ लगाया ही था कि अचानक एक आवाज सी करते हुए एक दरवाजा खुल गया। अब दीवार के अंदर वो दरवाजा देखकर पहले तो मैं बहुत हैरान रह गया, लेकिन जब वो दरवाजा खुला तो मैंने उसे तरफ देखा। एक कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और रोने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। पूरे कमरे में एक घुटन महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि वो एक कमरे में एक छोटी सी गोल सी कोठरी थी, जिसमें चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ये कोठरी तो खाली है, तो फिर यहां पर रोने की आवाज कैसी। तभी मैंने देखा कि कोठरी में सामने ही एक अजीब सी मूर्ति थी और उसके सामने ही एक चबूतरा बना था, जिस पर अजीब सा निशान भी बना हुआ था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। तभी मुझे उस कमरे में फिर से भयानक रूप से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। उस छोटी सी कोठरी में उस अजीब सी मूर्ति के सिवाय और वहां जो नीचे निशान बना हुआ ऊंचा सा चबूतरा था, उसके सिवाय और कुछ नहीं था। ये देखकर मुझे घबराहट होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहां कोई नहीं है तो फिर ये आवाज कैसी। ये सोचकर मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। उस वक्त बहुत ज्यादा मैं डर रहा था। तभी मैंने देखा जो सामने अजीब सी मूर्ति थी, उसकी आंखों से हरी हरी सी रोशनी निकलने लगी। अब तो ये देखकर मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। इससे पहले मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, मैं जल्दी से उस कोठरी से भागते हुए बाहर आया और उस कोठरी का दरवाजा बंद करके वापस वो तस्वीर लगाई। तभी मेरे कानों में एक भयानक सी आवाज मुझे सुनाई दी, इस बार तुम्हारा नंबर। और इसके साथ ही एक भयानक सी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी थी। ऐसे में मैं तो कुछ समझ नहीं पाया और घबराते हुए वहां से भागते हुए बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में आकर पहुंचा। वहां आकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी खिड़की से होकर मेरी नजर बाहर की तरफ गई। उस कुएं के पास आज भी वही साया मुझे खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर और भी ज्यादा घबराहट होने लगी कि हे भगवान,
ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा, तो उसे अपनी तरफ आते देखकर अंधेरे में चमकती हुई उसकी आंखों को देखकर मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे कल रात की बात याद आई जब वो साया मैंने देखा था। बड़ा ही डरावना और अजीब सा था। ये सारी बातें याद आने के बाद जैसे मैं अपनी सुध बुध खो बैठा था। ऐसे में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाऊं। बस कांपते हुए बाहर की तरफ देखे जा रहा था। तभी मैंने देखा कि वो साया हाथ में वही मोमबत्ती लेकर मेरी तरफ ना आकर महल के पीछे की तरफ चल गया था। ये देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। अब मैंने जल्दी से खिड़की और दरवाजे बंद किए। उस वक्त मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि आप लोगों को बता नहीं सकता कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। मुझे अब हर वक्त चारों तरफ अपनी मौत का खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा था। ऐसे में मैं सोचने लगा कि मेरा यहां रहना शायद ठीक नहीं है, मैं यहां से भाग जाऊं। लेकिन रात के वक्त तो भाग जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि महल के चारों तरफ तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि मैं जा नहीं सकता। दीवार भी इतनी ऊंची है, राजा महाराजाओं के जमाने की है, कि वहां पर इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी उनकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। ऐसे में वे लोग मुझे जाने नहीं देंगे। परंतु क्या करूं, एक पल भी तो यहां नहीं रह सकता। फिर मैं ऐश्वर्या के बारे में सोचने लगा कि वो बेचारी यहां पर कैसे रहती होगी। बस जल्दी से मेरी शादी उससे हो जाए और उसके बाद मैं उसे लेकर यहां से हमेशा के लिए चला जाऊं, तो फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। ये सोचते हुए मैं बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में मुझे जैसे एक नशा सा छाने लगा और मुझे नींद आ गई। सुबह जब मुझे नींद खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी, परंतु मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तो मैंने दरवाजा खोला और देखा कि सामने ऐश्वर्या खड़ी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब मुझे परेशान देखकर बोली, क्या हुआ। अब मैंने सोचा कि मैं ऐश्वर्या को सब कुछ बता दूं, परंतु सोचने लगा शायद इसे भी कुछ पता होगा, तभी तो ये भी चाहती थी कि मैं पीछे वाले हिस्से में ना जाऊं। ये भी डरती होगी। तभी ऐश्वर्या जैसे मेरे चेहरे को देखकर बोली, कोई बात है क्या। अब घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाया तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, सच बताऊं तो मैं जानती हूं कि यहां इस तरह अनुशासन में रहना आपको ठीक नहीं लगता, पर क्या करें, दादी जी के सामने कुछ कर भी तो नहीं सकते। बस आज की बात है, आज रुक जाओ। कल या तो घर वाले मान जाएंगे या फिर हम लोग हमेशा के लिए यहां से चलेंगे। अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही ऐश्वर्या मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बहुत प्यार करती हूं आपसे, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। आप मुझे प्लीज कभी छोड़कर मत जाइएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब ये सुनकर मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। मुझे भी उसकी बातों पर पूरा यकीन हो गया। मैंने सोचा कि बस आज रात की तो बात है, जैसे तैसे ये रात भी गुजर जाए। ऐश्वर्या को इस तरह मैं छोड़कर तो नहीं जा सकता ना। धीरे धीरे वो दिन भी गुजर गया। उस दिन तो ऐश्वर्या की दादी ने मुझे साफ बोल दिया था कि आज मैं दिन में भी कमरे से बाहर नहीं निकलूं। अब मुझे उनकी हर बात मानना मजबूरी थी। मैं वहीं पर रुक गया। धीरे धीरे वो दिन गुजर गया। मैं अपने कमरे में था। सभी घर वाले जैसे धीमी आवाज में आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। उस रात जब सुरमा ताई मुझे खाना देने के लिए आई तो वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इस तरह मेरी तरफ क्यों देखती हैं। जरूर मुझे कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन क्या, ये भी मैं सोच नहीं पा रहा था। अब तो मुझे ये इंतजार था कि आज की ये अमावस्या की रात गुजर जाए और सुबह होते ही पता चल जाएगा कि ये लोग ऐश्वर्या का रिश्ता मुझसे करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अमावस्या की रात मेरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा भयानक होने वाली है। उस रात खाना खाने के बाद जैसे मुझे एक नशा सा हो गया था और कुछ ही देर में बेहोशी छा गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आने लगा तो मेरे कानों में कुछ अजीबोगरीब से मंत्र सुनाई देने लगे थे। कुछ ऐसे मंत्र जो बड़े अजीब से और डरावने से थे। धीरे से मैंने आंखें खोलकर देखा तो अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं उस कोठरी में बंद था जिसमें मुझे रोने की आवाज सुनाई दी थी, और उस भयानक सी मूर्ति के सामने, उस ऊंचे से चबूतरे पर जिस पर अजीब सा जो निशान था, वहां लेटा हुआ था। और मेरे चारों तरफ ही काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग बैठे थे जो अजीबोगरीब मंत्र बोलते जा रहे थे। मुझे एक काले घेरे में लिटाया हुआ था।
मेरे आसपास में लौंग, पताशा जैसी कुछ अजीबोगरीब सी चीज रखी हुई थी। वहां पर भयंकर सी बदबू भी आ रही थी, क्योंकि मांस, मदिरा और तंत्र मंत्र की कुछ चीज भी वहां पर रखी हुई थी। ये देखकर मैं कांपने लगा था, घबराहट की वजह से जैसे गले में से भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी सामने जलती हुई मोमबत्तियों के उजाले में जो कुछ मैंने देखा वो मेरे लिए और भी हैरान कर देने वाला था। मैंने देखा कि ऐश्वर्या, उसके पापा, भाई और दादी वहां चारों तरफ बैठे हुए अजीबोगरीब मंत्र बोलते जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी ऐश्वर्या की दादी ऐश्वर्या के पापा की तरफ देखते हुए बोली, आप बलि की तैयारी करो, उसके बाद 1 साल तक हमारा राज। ये कहते हुए वो भयानक रूप से हंसने लगी थी। वही ऐश्वर्या भी ये सुनकर हंसने लगी। अब मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली ऐश्वर्या भी इन सब में शामिल हैं। इसका मतलब ये लोग मेरी नरबली देना चाहते हैं। अब मुझे सारी बातें याद आने लगी जो मैंने ऐश्वर्या के साथ वक्त गुजारा था। इसका मतलब ऐश्वर्या ने मुझे अपने जाल में फंसाया था और मुझे इसीलिए यहां लेकर आई थी कि मेरी नरबली दे सके। ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा था। तभी ऐश्वर्या के पापा ने एक बड़ा सा हथियार हाथ में उठाया, जिसे देखकर तो मैं थर थर कांपने लगा गया था। मेरे तो गले में से भी आवाज नहीं निकल रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं बचा सकती। उस वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। मैं बस ऐश्वर्या की तरफ देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे एहसास दिला रही थी कि उसने लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। उस वक्त मैं तो घबराते हुए चिल्ला भी नहीं पाया था कि कोई मुझे वहां से खींचते हुए लेकर चला गया। ये देखकर मैं कुछ बोलता कि किसी की धीमी सी आवाज मेरे कानों में आई, चुपचाप भागते रहो, अगर जान बचानी है तो। अब मैं ये सुनकर चुप हो गया और चुपचाप भागते रहा। जब हम महल से पीछे की तरफ के रास्ते से होकर काफी बाहर आ गए थे और सड़क पर भागने लगे, मैं तो पागलों की तरह भागते ही जा रहा था। किसी चीज का कोई होश नहीं था। मेरे साथ में जो कोई भी भाग रहा था उसने एक कंबल ओढ़े रखा था, जिससे मुझे पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है कौन नहीं। तभी एक छोटा सा ऐसा ही कच्चा पक्का मकान था। जल्दी से उसने खोला और वो जो मेरे साथ में आदमी था अब मुझे लेकर अंदर आ गया। मैंने देखा कि वो एक कंबल में लिपटा हुआ था। अब उसने कंबल हटाया तो मैंने देखा वो कोई आदमी नहीं, औरत थी। वो सुरमा ताई थी। अब सुरमा ताई को देखकर मैं हैरान रह गया कि सुरमा ताई ने मेरी जान बचाई है। तभी सुरमा ताई मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो? ये सुनकर घबराते हुए मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसने पीने के लिए मुझे पानी दिया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तभी वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, घबराओ मत, बैठ जाओ। अब मैं सामने रखी एक चेयर पर बैठ गया तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, अब तुम यहां ठीक हो, यहां कोई नहीं आएगा। ये कहते हुए उसके बाद जो कुछ सच्चाई उसने मुझे उस महल से संबंधित बताई, उसे सुनकर तो मेरे भी होश उड़ गए। मेरे लिए यकीन करना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने बताया कि पहले के जमाने में यहां कभी राजा महाराजाओं का शासन था, तो ऐश्वर्या के पूर्वज भी यहां के राजा थे। ऐसे में उन्हें हमेशा दूसरे लोगों से यही डर रहता था कि कहीं इनका राजपाट न छिन जाए। और ऐसे में उनके ही एक शासक ने काली शक्तियों की आराधना की, जिनमें से इन्होंने कोई बड़ी भयानक काली सिद्धि को सिद्ध कर लिया। इसके अनुसार साल में एक बार उसे नरबलि देनी पड़ती थी और हर अमावस्या की रात को कुछ मांस मदिरा की बलि भी देनी पड़ती थी। इसके अलावा जब भी घर का एक वंश आगे बढ़ता तो जो घर का बड़ा बेटा होता था 18 साल का होते ही उसकी भी बलि इन लोगों को देनी पड़ती थी। इन्हीं वजहों से इस परिवार का एक बेटा ऐश्वर्या का बड़ा भाई था, जिनकी इन लोगों ने बलि दे दी। और इन सब का कारण यह था कि वो काली सिद्धि हमेशा के लिए उनके राजपाट को बनाए रखती। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, इनके ऐशो आराम पर कोई कमी नहीं आएगी। इनके खजाने में दौलत अपार रहेगी और इसी वजह से ये लोग ऐसा करते थे। वैसे उस काली सिद्धि के पीछे एक सच्चाई और है। अगर किसी ने भी बलि देने से इनकार किया या काली सिद्धि को नहीं माना तो पूरा घर परिवार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो काली सिद्धि फिर इन सब घर वालों की ही बलि ले लेगी। ऐसे में मजबूरन ही सही इन्हें इस परंपरा का पालन करना पड़ता है। जब ऐश्वर्या के बड़े भाई की बलि दी गई थी
तो उस वक्त उसकी मां ने विरोध किया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने कही सच्चाई दुनिया को पता ना चल जाए, उसे ही मौत के घाट उतार दिया। हमेशा से ही हर साल यही सब कुछ होता है, जो इस बार होने वाला था। वैसे भी इनकी जो बेटी हैं ऐश्वर्या, वो अपनी खूबसूरती के दम पर तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोगों को हर साल अपने जाल में फंसाती हैं और शादी का झांसा लेकर यहां पर लेकर आती हैं, जहां उसकी बलि दे दी जाती है। और एक नर बलि देने के 7 साल में एक बार फिर इनकी राजसत्ता कायम हो जाती है, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत टक्कर नहीं दे सकती। ये कहते हुए सुरमा ताई की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मेरा भी एक जवान बेटा था। ऐश्वर्या ने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला और इन लोगों ने उसकी भी बलि दे दी। वो ऐश्वर्या जो उम्र में काफी खूबसूरत, काफी कम दिखाई देती है। इसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, लेकिन कोई कह नहीं सकता, क्योंकि काली शक्तियों की सिद्ध जो इन्होंने प्राप्त कर रखी है, जिनके असर से उनके पास एक सम्मोहन की शक्ति भी है कि वो जिसे चाहे उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, जैसे तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित किया था, और अपने आप को जवान बनाए रख सकती हैं। वैसे सच बताऊं तो उस महल में इंसान नहीं, एक तरीके से हैवान रहते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शैतान भी होता है ना, वो भी अपनों की जान लेने से पहले सोचता है, लेकिन ये लोग तो अपनों की जान लेने से पहले भी एक बार नहीं सोचते, तो फिर पराइयों की जान लेने से पहले क्या सोचेंगे। वैसे अगर आज मैं तुम्हें नहीं बचाती तो अब तक तुम्हारी जान चली जाती। अब ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, आप वहां पर काम करती हैं, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। अब ये सुनकर सुरमा ताई बोली, अगर तुम्हारी जान नहीं बचाती तो फिर अपने आप को भी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे बेटे को तो मैं नहीं बचा पाई, परंतु तुम्हें बचाकर ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी मां का तो बेटा बचा लिया। मुझे पता था कि ये काली शक्तियां गायत्री मंत्र का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने एक टाइप रिकॉर्डर में तेज आवाज में गायत्री मंत्र पहले से ही ले गई, और वहां पर दरवाजे पर जाकर जैसे ही गायत्री मंत्र बजाए, उनकी काली शक्तियां हड़बड़ा गई, गुस्से में हो गई थी, और मैं उस अंधेरे में तुम्हारी जान बचाकर लेकर आ गई। अब ये सुनकर घबराते हुए मैं बोला, और अगर इन सब में आपकी जान चली जाती तो? वो बोली, मेरे जीने का वैसे भी क्या फायदा, मैं तो इसलिए जी रही थी कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था। अगर आज मैं तुम्हारी जान बचाते हुए मर भी जाती तो मुझे कोई अफसोस ना होता, कम से कम अपनी गलती की मुझे सजा मिल जाती कि इतने वर्षों से मैं चुप रही और न जाने कितने लोगों की बलि दे दी गई। इस बात का एहसास तब हुआ जब पिछले साल मेरे बेटे की बलि दी गई थी। आज सोचती हूं, अगर चुप ना रहती तो शायद मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, और वैसे भी उस घर में रहने वाले सब काली शक्तियों के उपासक हैं। गायत्री मंत्र को सुनकर उनके शैतान की शक्ति के साथ उनकी शारीरिक शक्ति भी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग मेरा कुछ नहीं कर पाते। अब ये सुनकर मैं घबराते हुए बोला, और अब जब उन लोगों को आपकी सच्चाई पता चलेगी तो वे लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये सुनकर वो बोली, वे खुद बचेंगे तब तो जिंदा छोड़ेंगे ना। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोला, मतलब? तो वो बोली, उन लोगों ने आज रात काली शक्ति को जागृत किया है, और ऐसे में वो काली शक्ति किसी नरबली को लेने के लिए आती हैं। उनकी पूजा में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए, और आज जब उसे नरबली नहीं मिलेगी तो वो काली शक्ति गुस्से में बहुत ज्यादा बौखला जाएगी। वैसे भी गायत्री मंत्र उन्होंने सुने हैं, तो अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, और ऐसे में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। परंतु इससे पहले किसी को कुछ भी हो, तुम यहां से निकल जाओ। ये कहते हुए उसने मुझे एक बस का टिकट दिया और वहां से जाने के लिए बोल दिया। अब मैं जल्दी ही पैदल वहां से जाने के लिए निकल गया, और कुछ ही देर में बस स्टैंड पर पहुंच गया। वहां पर आधे घंटे तक मैं बस का इंतजार करता रहा। वो एक एक पल मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। हर तरफ मुझे मौत दिखाई दे रही थी। जैसे ही बस आई, मैं उसमें बैठकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। आगे दूसरे शहर जाकर रेलवे स्टेशन पर जाकर मैंने अपने घर वापस लौटने के लिए ट्रेन का लंबा सफर किया, और मैं अपने घर पहुंच गया। मुझे देखकर मेरे घर वाले पहले तो मुझे डांटने लगे कि मैं इतने दिनों कहाँ था, वे लोग कितने परेशान थे। परंतु अब मुझे समझ में आ गया कि सुंदर चेहरे के पीछे
किस तरह के घिनौनी सच्चाई छुपी होती है और घर वाले जो सोचते हैं अच्छा ही होता है। अगर मैंने अपने घर वालों की बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दी होती और इस तरह घर छोड़कर ना गया होता, उस ऐश्वर्या की बातों में ना आया होता, तो मेरे साथ इतना सब कुछ ना हुआ होता। अब मैं ऐसे में बिना ज्यादा सोचे अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। वैसे रिश्ते के लिए मैं तैयार हूं जो आपने मेरे लिए ढूंढा है। ये सुनकर तो जो घर वाले मुझसे गुस्सा थे, उनका गुस्सा भी पल भर में ही शांत हो गया और फिर मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। अब मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मुझे एक नई जिंदगी मिलने के बाद एक नया सबक भी मिला था। और फिर धूमधाम से मेरी शादी भी हुई। शादी की पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को देखा तो वो साधारण रूप रंग की थी, लेकिन अब मुझे सुंदरता से इतना लगाव नहीं रहा था, क्योंकि सुंदरता के जाल में फंसकर मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख चुका था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी नैना को सच्चे दिल से अपनाया। धीरे धीरे नैना के साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो दिल की बहुत अच्छी थी और काफी समझदार भी थी। अब मुझे एहसास हुआ कि जीवन साथी के लिए एक सच्चे हमसफर का साथ और उनके संस्कार मायने रखते हैं, न कि उनका गांव और शहर में रहना। आज मैं अपनी पत्नी नैना के साथ अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूं, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे मैं कभी नहीं भूला। पता नहीं, आज भी जब अमावस्या आती है तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वैसे एक बात और मैं आपको बताना भूल गया। जब मैं वहां कांचीपुरम से भागकर आया था, उसके अगले दिन ही मैंने अपने मोबाइल पर न्यूज देखी थी कि ऐश्वर्या के उस महल के बारे में, जहां पर अगले दिन सुरमाताई काम करने गई तो उन्हें सबकी लाशें मिली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से उनकी जान ले ली हो। उनका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था, जगह जगह से नोचकर खाया हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उनके ऊपर हमला किया था। वैसे सुरमा ताई ने पुलिस को बताया कि महल में उसे भी रात को रहने की इजाजत नहीं होती थी। कोई भी रात के वक्त नहीं रुकता था। ऐसे में क्या हुआ किसी को पता नहीं। न महल में किसी तरह का सीसीटीवी था कि कुछ पता चल सके। यह जानकर पुलिस ने बहुत कोशिश की, परंतु अंत में यही बताया गया कि अचानक हुई इतनी मौतों के पीछे कौन था, किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी मौत अभी तक रहस्य बनी हुई है। जबकि मुझे पता था कि यह सब कुछ उनके ही बुरे कर्मों का नतीजा था। इंसान जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। चाहे कितनी बड़ी शैतानी पूजा कर लो, हमारे कर्मों का न्याय तो भगवान करता है, क्योंकि भगवान के सामने कोई भी शैतानी शक्ति नहीं रुक सकती। उस घटना का मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर असर पड़ा कि मैंने उसके बारे में बताया तो किसी को नहीं, क्योंकि सारी सच्चाई जानकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। इसलिए मैं चुप रहा। परंतु इसके बाद मुझे तमिलनाडु के नाम से ही डर लगने लगा था। मैं कभी सपने में भी अब उस तरफ जाने के बारे में नहीं सोचता। मैं जानता हूं तमिलनाडु बहुत अच्छा राज्य है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों के बीच कुछ ऐश्वर्या और उसके घर वाले जैसे घटिया लोग, जो इंसान नहीं बल्कि हैवान हैं, वो रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरी सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, श्याम है मणिपुर से, मंजीत हैं बरेली उत्तर प्रदेश से, अलीना हैं लखनऊ से, वाजिद हैं पटियाला हाउस पाकिस्तान से, चिन्मय हैं ओडिशा से, रीना हैं साउथ अफ्रीका से, युवराज सिंह हैं यूपी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, राहुल चौधरी हैं दिल्ली से, मोहम्मद अमीन हैं जोधपुर से, जब्बार खान हैं महाराष्ट्र से, राजवीर सिंह जाट हैं राजस्थान से, अर्चना और गुंजल हैं नासिक से, कार्तिक हैं बरेली उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, पवन हीना हैं हरियाणा से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, ललित मंडल हैं बिहार से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, बिट्टू जोशी हैं ग्वालियर से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, सद्दाम शेख हैं मुंबई से, अवी कुशवाहा हैं लुधियाना पंजाब से, शुभम शेरा हैं दिल्ली से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, सिपाह बरार हैं भटिंडा पंजाब से, हर्ष झा हैं आगरा से, राजू और रुखसाना हैं कोलकाता से, कृति जाला हैं गुजरात से, सपना शर्मा हैं फरीदाबाद से,
उमेश हैं नेपाल से, बन्नी बही हैं दरभंगा बिहार से, रवि हैं चेन्नई से और सबसे लास्ट में सविता घोड़ियाल हैं देहरादून से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।